नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजार एटलीस्ट निफ्टी 15,800 को होल्ड कर रहा है। फिलहाल 15,847 से 15,850 की दहलीज पे आप कह लीजिए कि निफ्टी फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंट्राडे हाई भले 15,876 का था, लेकिन फिर भी मार्केट में हायर लेवल से गिरावट के बाद उतना ज़्यादा डैमेज नहीं देखने को मिला है। अभी भी बाजार हरे निशान में अपने आप को होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक के लिए भी अगर नज़र डाली जाए तो मेजरली यहाँ पर भी 34,815 का स्तर देखने को मिल रहा है। 34,404 का आज का लो है, वहाँ से 400 अंक ऊपर और आज के हायर लेवल से रफली करीब 70 अंक नीचे अभी कामकाज करते हुए 34,890 का आज का हाई निफ्टी बैंक ने बनाया। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 27,583 का स्तर है। 27,780 के हाई के बाद 200 अंक मिड कैप इंडेक्स हायर लेवल से वाइप आउट हो चुका है। तो आज इंडेक्स तो फिर भी संभल रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में हायर लेवल से थोड़ा ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन मूड माहौल बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जोमेटो की एक शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है, तो उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिला। मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो इंप्रूव हुआ है, स्पेशली QSR स्पेस में। जुबिलेंट फूड जैसे शेयर देखिए लगातार 2 दिन से क्या शानदार तेजी दिखा चुके हैं। 12-15% के आसपास का मूव पिछले 2 सत्रों के अंदर ही स्टॉक में देखने को मिला है। चलिए, आज हम बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमान से। HDFC सिक्योरिटीज से हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय साहब मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, बाजार को लेकर उनकी रणनीति जानेंगे और विनय राजानी से ये भी जानेंगे कि कोई सस्ता ऑप्शन जो वो तलाश रहे हैं बाजार के अंदर पोजीशन लेने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में सुनील सापरे, जो कि परसिस्टेंट सिस्टम्स की ED एंड CFO हैं, वो भी जुड़ेंगे। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर और IT स्पेस में पर्टिकुलरली किस तरह का मूड माहौल है उस पर बातचीत करने के लिए। तो विनय जी, सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि जो ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो तो ये साफ इंडिकेट करते हैं करीब 15,800 वो लेवल है जो एक क्रूशल जंक्चर के तौर पे कामकाज कर रहा है। पुट राइटर्स भी हेविली यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं और कॉल राइटिंग मेजरली यहीं पर ही होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कश्मकश जो है वो निफ्टी में 15,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। आपने कैसे रीड किया मार्केट को? आपका व्यू क्या कहता है? जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी सही बात है कि काफ़ी कश्मकश से गुजर रहा है मार्केट, एक चॉपी ट्रेंड से गुजर रहा है और ट्रेडर्स के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है कि वेदर इट विल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। तो कहीं ना कहीं 15,900 15,600 की जो रेंज है अभी भी इंटैक्ट है। पिछले 1.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट आए, लेकिन वो ब्रेकआउट अभी तक डिसाइसिवली नहीं आया। हम देख रहे हैं कि 19 जुलाई जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसका जो गैप का जो रेंज था वो 15,880 से लेके 15,840 का था। उसी गैप के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो एक रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसे डिसाइसिव एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिख नहीं रही है मार्केट में। काफ़ी सारे स्टॉक्स वीक भी जा रहे हैं, काफ़ी स्टॉक्स अच्छे भी जा रहे हैं। तो काफ़ी एक चॉपी ट्रेंड है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और बहुत ही कंजर्वेटिव रह के ट्रेडर्स को अभी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कहीं डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ वैसे पिछले 2-3 दिनों से हमने अच्छी खासी रिकवरी नीचे के लेवल से देखी है, तो बायस थोड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि हम पुट कॉल रेशियो देखें तो कल के सेशन के दौरान एक 1.10 पे आ गया था, जो एक ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो माना जा सकता है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ से रिकवरी है। तो बायस थोड़ा पॉजिटिव साइड का है। हालांकि चांसेस हर तरह से अक्रॉस द बोर्ड बाइंग नहीं चल रही, स्टॉक स्पेसिफिक हमको व्यू लेना चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखिए 15,700 के स्टॉप लॉस से। जब तक 15,700 नहीं टूटता है तब तक निफ्टी में ट्रेंड ब्रेकआउट आने के चांसेस अच्छे हैं। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 34,350 ये एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बिकॉज मार्केट ट्रेंड इज चॉपी। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन जो है वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है 34,350 और निफ्टी का स्टॉप लॉस है 15,700। ओके, तो कोई खास स्ट्रेटेजी आप ना रखें, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस को आप ध्यान में रखिए। 15,700 एक स्टॉप लॉस आप निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए करीब 34,350 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा विनय जी, क्या मतलब एक थॉट आपसे मैं लेना चाहता हूँ कि क्या निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं क्या? 34,800 की कॉल लेकर और 35,100 की पुट्स के अंदर बिकवाली करके, 35,100 की कॉल्स के अंदर बिकवाली करके? जी जरूर से। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा होता है तब बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड ही हमको ज्यादा काम आते हैं। और मैंने जैसे बताया कि बायस थोड़ा अपसाइड ब्रेकआउट आने के लग रहे हैं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और अभी ग्लोबल संकेत भी थोड़े पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं। तो डेफिनेटली एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो तो बुल स्प्रेड ही हमको बेटर रिटर्न्स दे सकता है कंसोलिडेशन मार्केट में। तो 34,800 के करीबन बैंक निफ्टी चल रहा है, तो बैंक निफ्टी का 34,800 का कॉल लेके 35,100 या 35,200 का ऊपर
का कॉल आप बेचेंगे सेम क्वांटिटी में तो डेफिनेटली यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बायस पॉजिटिव साइड का है तो डेफिनेटली यू कैन जनरेट अ बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी फॉर द शॉर्ट टर्म विद द एक्सपायरी ऑफ 29th जुलाई इन बैंक निफ्टी। ओके ओके। अच्छा विनय जी, इंडिविजुअल कॉल्स, इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो रणनीति रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक, वो कहाँ पर होगी? कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स? जी मैंने जैसे बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। दोनों तरफ का मार्केट है, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मेरा व्यू आईटी सेक्टर पे काफ़ी बुलिश है। हमने काफ़ी ट्रेडिंग कॉल्स भी जनरेट की हैं डेरिवेटिव साइड से। तो एक स्टॉक है आईटी सेक्टर में से विप्रो, जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और एक मोमेंटम काफ़ी अच्छा जा रहा है सेक्टर में एज वेल एज दिस लार्ज कैप स्टॉक में। तो विप्रो का जुलाई का फ्यूचर आप बाय करके चल सकते हैं 590 के करीबन जब मैंने बताया था, बट अभी थोड़ा ऊपर आ गया 594 595 पे आ गया है। फिर भी आप इस लेवल पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। 578 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में 612 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो पिक है मेरी सेल साइड की है। ऑटो सेक्टर में एक वीकनेस दिख रही है और उसमें से सबसे ज्यादा वीकनेस टाटा मोटर्स में दिख रही है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार वॉल्यूम के साथ स्टॉक नीचे जा रहा है और एक ट्रेंड नेगेटिव साइड का बना है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आते हुए दिखा है और डेरिवेटिव डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इट शुड बी शॉर्टेड एट हायर लेवल। सो टाटा मोटर्स का जुलाई का फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो 295 के करीबन शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस आपका एक ट्रेडिंग का 301 के करीबन होना चाहिए जुलाई फ्यूचर में और 287 का डाउनसाइड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो दोनों पिक है वो दोनों पिक का जो टाइम फ्रेम रहेगा 2 से 3 सेशन का रहेगा। ओके, तो 2 से 3 सेशन के लिए आप विप्रो को तेजी के लिए देख सकते हैं। 612 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 578 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा नाम है टाटा मोटर्स का, जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं जुलाई फ्यूचर में। 287 रुपए का टारगेट रहेगा, 301 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा ये विनय जी, आपने टाटा मोटर्स की बिकवाली की बात की है। आमतौर पर 285 280 की रेंज में आती है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी लेता है। तो जो आपने टारगेट्स दिए हैं, क्योंकि अगर वो हिट होते हैं तो क्या इमीडिएटली वहां से हम लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं या फिर आपको उस टाइम पे जाकर सिचुएशन रिव्यू करेंगे? सिचुएशन रिव्यू करना ही बेटर रहेगा क्योंकि इसके मीडियम टर्म चार्ट्स भी थोड़े वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अपने 20 और 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड इफ मार्केट इज बाउंसिंग बट स्टॉक इज नॉट बाउंसिंग, तो टाटा मोटर जैसा दिग्गज शेयर अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करने में स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है और वी शुड रिमेन विद द ट्रेंड। पिछले 6-7 दिनों से जो ट्रेंड देखा था वो हमने ब्रेकडाउन आते हुए दिखा था, जो कंसोलिडेशन था और उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 302 के करीबन, वो हमने टूटते हुए देखा है आज के सेशन के दौरान। तो आई थिंक वन शुड रिमेन कॉशियस इज विद दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी बाय की सलाह नीचे के लेवल्स पे नहीं दूंगा। जैसे ही ये 286 287 के सपोर्ट टूटते हैं तो फर्दर वीकनेस आ सकती है। तो बेटर टू रिमेन कॉशियस। आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय एट लोअर लेवल्स। बेटर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखिए। अगर डिसाइसिव रिवर्स हो जाता है ट्रेंड तो ही हम इसको रिव्यू करेंगे। टिल देन आई थिंक वन शुड रिमेन बेरिश इन दी स्टॉक लाइक टाटा मोटर्स। जी विनय जी, आपसे हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पेट्रोल के दाम, फ्यूल के जो दाम है वो बिना एक्साइज ड्यूटी कट के उनको घटाने के लिए इनपुट मांगा गया है। पीएमओ ने इनपुट मांगा है कि रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है उसको कैसे घटाया जाए जिसमें एक्साइज ड्यूटी की कटौती नहीं शामिल होगी। और उसके अलावा ये भी मांगा गया कि गैसोलीन डीजल के लिए इसको कैसे शामिल किया जाएगा इसी कट के अंदर, और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं वो रेवेन्यू लॉस को कैसे कंपनसेट करेंगे। इनफैक्ट ये पूरी डिटेल जो है ये लक्ष्मण रॉय के पास अपडेट भी है। लक्ष्मण जी, क्या अपडेट आ रहा है ये पूरा? देखिए, दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं वो एक चिंता का विषय था। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, दरअसल इसका असर अब महंगाई तक पड़ रहा है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय काफी ज्यादा इसको लेकर अब कंसर्न है और सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से और यहाँ तक कि नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं कि आखिर बताइए कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम कर सकते हैं, और कम करने का 2 उपाय बताइए। एक उपाय तो ये है सीधा सा, जिसमें आप एक्साइज ड्यूटी कट कर देते हैं। दूसरा उपाय ये कि क्या एक्साइज ड्यूटी को कट किए, उसमें कटौती किए बगैर भी हम ड्यूटी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा सकते हैं, क्या इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो एक तो इस पर सुझाव मांगा गया है। दूसरी चीजें ये है कि जीएसटी के तहत डीजल, गैसोलीन, पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट को अभी तक नहीं लाया गया है, लेकिन जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही है, न तो केंद्र सरकार ड्यूटी कट करना चाहती है, न तो राज्य सरकार ड्यूटी कट करना चाहती है। तो ऐसे में क्या इसको जीएसटी के तहत लाया जाए, इसका सही टाइम आ गया है क्या, इस पर विचार करने के लिए भी इन तीनों विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। ये इस वजह से चूंकि राज्य सरकारें आमतौर पर जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को इसलिए नहीं लाना चाहती है क्योंकि उनको वैट का जो फायदा होता है
वैट का नुकसान होगा। अब केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, क्या ऐसा संभव है कि कुछ समय के लिए उनको जो रेवेन्यू लॉस होगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से राज्यों को, क्या उसकी भरपाई कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल पे दो मोर्चे पे तत्काल कंज्यूमर को कैसे राहत दी जाए, दूसरा लंबे समय के लिए जीएसटी के तहत कैसे इसको लाया जाए, इन दोनों ही प्रस्तावों पर सरकार काफी गंभीरता से, सक्रियता से विचार कर रही है। चलिए, दो बड़े यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो आपको लक्ष्मण जी दे रहे हैं। पहला कि बिना एक्साइज ड्यूटी की कटौती के कैसे पेट्रोल के और डीजल के दाम जो कि लगातार तेजी दिखा रहे हैं, 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुके हैं, उसे कैसे नीचे लाया जाए, और दूसरी तरफ कैसे गैस को और डीजल को जीएसटी के दायरे के अंदर शामिल किया जाए। अच्छा लक्ष्मण जी, कोई टाइमलाइन भी इसमें इंक्लूडेड है क्या? कुछ ये जो सुझाव मांगे गए हैं, कब तक इसका अपडेट आएगा या कब तक सुझाव देने की बातचीत है? देखिए, इसमें दरअसल कोई टाइमलाइन ऐसा तो कोई फिक्स नहीं किया गया है कब तक इस पर फैसला लिया जाना है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है, तो ये संबंधित मंत्रालयों से जल्द सुझाव जाएंगे। लेकिन बता दूं कि इसमें सुझाव जो भी हैं, इन लोगों के पास पहले से कई सारे प्रस्ताव तैयार हैं। नीति आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, पेट्रोलियम मंत्रालय हो, तो उन प्रस्तावों को ही फिर से रिव्यू करके उनको भेजना होगा। जैसे नीति आयोग लगातार इस बात की दलील कर रहा है कि अभी ड्यूटी कट करने का सही समय है। रिजर्व बैंक का मानना है कि स्टेट को ज्यादा प्रेरित किया जाए कि वो अपना वैट यहाँ पर घटाए। कुछ हद तक एक्साइज ड्यूटी कट करने की संभावना है कि नहीं, इसको लेकर भी पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के बीच पिछले दिनों कई दौर की बैठकें हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को, इन सुझावों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। ओके, तो मल्टीपल पहले से ही ऑप्शंस तैयार हैं, जिसमें से कई ऑप्शंस आपको भी लक्ष्मण जी ने बताया भी। एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी अगर कुछ ऑप्शंस एग्जीक्यूट करने होंगे तो वो इस तरह के हो सकते हैं, और टाइमलाइन का कोई अभी ऐसी इशू नहीं है। अच्छा, ये जीएसटी वाले जो जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत है, दूसरी खबर जो है, इसमें कोई टाइमलाइन क्या मान के चलिए अगली बैठक में जीएसटी में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, दरअसल ये सबसे बैठक से पहले राज्यों के साथ सलाह मशविरा किया जाएगा, बैठकें की जाएंगी, फिर जब उनके साथ बातचीत में ये मामला सहमति बनती दिखेगी तभी इसको जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल को लंबे समय तक जीएसटी के दायरे से हम बाहर नहीं रह सकते हैं। कई राज्य सरकारों से बातचीत पहले भी हो चुकी है, तो उनकी जो प्रमुख चिंता है कि कैसे उसको लाया, हमारे नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। अगर नुकसान की भरपाई करने का कोई ठोस फॉर्मूला बन जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा इन प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी अपडेट्स हमें देने के लिए, और आगे भी आपसे इस पर हम फर्दर अपडेट्स लेते रहेंगे जैसे जैसे कुछ आएगा। लेकिन ओएमसीज के ऊपर आप नजर डालिए, तीनों दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीपीसीएल जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे भले ही कामकाज कर रहा है, एचपीसीएल भी डे लो पर है, और आईओसी के अंदर भी जो आंकड़े हैं वो नेगेटिव साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल फ्लैटिश साइड पे, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ये शेयर्स आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हायर लेवल से हाँ जरूर तेज बिकवाली इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। 466 से टूट के 460 के नीचे अब बीपीसीएल पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एचपीसीएल के अंदर भी हायर लेवल से कुछ बिकवाली जरूर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आईओसी करीब 1% नीचे है, रफली 106 रुपये के स्तरों पर आईओसी भी कामकाज करते हुए डे लो पर ये भी ट्रेड कर रहा है, और एचपीसीएल के अंदर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। हायर लेवल से यहाँ पर बिकवाली है और करीब 276 के स्तरों पर, भले फ्लैटिश टोन पर है, लेकिन हायर लेवल से अगर आप तीनों चार्ट्स को देखेंगे तो तेज बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा, ये विनय, ओएमसीज में से कोई नाम है क्या शॉर्ट साइड पे यहाँ पर, या कोई लगता है कि हाँ इस किसी में भी पोजीशन ली जा सकती है क्लोजर स्टॉप लॉस के साथ? शॉर्ट साइड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे हम बीपीसीएल की बात करें, जो इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं जो पॉजिटिव साइड हैं। बीपीसीएल में 494 का हमने टॉप बनते हुए देखा 9 जून को, और उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, तो काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है चार्ट्स पे। रिलेटिवली हम सेटअप देखने जाए तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, तो सबसे बेस्ट जो चार्ट है पोजिशनल बेसिस पे वो एचपीसीएल का है। उसके बाद बीपीसीएल का सेटअप पॉजिटिव है। हालांकि आईओसी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड में अभी भी उसका ट्रेंड नेगेटिव साइड का ही चल रहा है। बट एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो शॉर्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और बीपीसीएल में से जो न्यूज़ आ रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड के हैं, और ट्रेंड भी थोड़ा घुमा हुआ दिख रहा है फ्रॉम दी बेरिश टू बुलिश। तो आई वुड रिकमेंड के वेट एंड वॉच रखें, इतना कोई शॉर्ट करने की राय नहीं है। और अगर लॉन्ग करना भी है तो बीपीसीएल में आप लॉन्ग कर सकते हैं, करीबन 453 का एक नैरो स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि मार्केट का ट्रेंड इतना एग्रेसिव या मोमेंटम वाला नहीं है, तो इसलिए मैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट 453 इज अ गुड लेवल एज ए सपोर्ट, और उसका स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं इन स्टॉक लाइक बीपीसीएल। ओके,
तो आप शॉर्ट ना जाएं, आप लॉन्ग साइड पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल कोई स्टॉक्स में, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन इतना आ चुका है, नई शॉर्ट्स एटलीस्ट आप यहाँ ना क्रिएट करें। अच्छा विनय, आपने आज सस्ते ऑप्शन के तौर पे किस स्टॉक को या किस ऑप्शन को चुना है? सस्ते ऑप्शन के तौर पे मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया जो हमने लास्ट वीक में भी रिकमेंड किया था, डीएलएफ। डीएलएफ काफी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है चार्ट्स पर, मीडियम टर्म चार्ट्स ब्रेकआउट है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में हमने 10 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो सेक्टर की तेजी काफी सपोर्ट कर रही है। जहां पे सेक्टर का एक आउटलुक अच्छा बैठ रहा है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए अगर उसी सेक्टर में से कोई स्टॉक्स चुनते हैं तो ट्रेडिंग में भी अच्छे गेन्स मिलते हैं। तो वापस से मैं डीएलएफ का ही पसंद कर रहा हूँ सस्ते ऑप्शन के तौर पर। डीएलएफ का 340 का जुलाई का ऑप्शन, आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जो करीबन 4.5-5 रुपए के बीच में चल रहा है। उसका कॉल लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 2.8 रुपीज पे लगा सकते हैं, और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8.5 रुपए का है। तो ओवरऑल रियलिटी इंडेक्स पे काफी व्यू पॉजिटिव है, और डीएलएफ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस चार्ट ऑन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। तो आई वुड रिकमेंड डीएलएफ जुलाई 340 कॉल ऑप्शन एज ए सस्ता ऑप्शन फॉर 2 to 3 सेशंस टाइम फ्रेम। चलिए, तो नंबर्स भी आने वाले हैं डीएलएफ के, और नंबर से पहले यहाँ पर आपको सस्ते ऑप्शन के तौर पे बताया है विनय ने। 340 की कॉल खरीदें, करीब 8.5-9 रुपए का यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं। रफली 3 रुपए उसके नीचे का, यानी 2.5-3 रुपए के बीच में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 5 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है, और जो तेजी है वो इसको 8-8.5-9 रुपए की रेंज में लेकर जा सकता है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। विनय से तो हम बातचीत जारी रखेंगे, और साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी नंबर्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट की स्थिति में नजर डालें तो यथास्थिति बरकरार है। इनफैक्ट 15,850 के ऊपर निफ्टी स्लाइटली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 30 अंक ऊपर है। और निफ्टी बैंक जो कि करीब 34,808 के स्तरों पर 130 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो कि 27,585 के स्तरों पर है, यहाँ पर भी मोर लेस 50 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हम विनय से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विनय से बातचीत करने से पहले हमारे साथ अब एक मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ परसिस्टेंट सिस्टम के ईडी एंड सीएफओ सुनील सप्रे साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है नंबर्स पर। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। परसिस्टेंट सिस्टम्स की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो Q4 के बाद Q1 में मेजरली जो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है, मार्जिन्स का, वेज हाइक का इम्पैक्ट है, वो शायद मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। पूरे सेक्टर के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा इसका। क्या मान के चलें Q2 ऑनवर्ड्स या Q3 ऑनवर्ड्स सिनेरियो कितना इंप्रूव होगा? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमारा जो वेज हाइक्स का जो क्वार्टर है वो जुलाई से वेज हाइक्स इफेक्ट होंगी, और आपने देखा होगा लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है। दिस क्वार्टर वाज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एट 9.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, और जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 27.3% आया है। और आप ये भी देखेंगे कि 27.3% इज ऑन द बैक ऑफ अ क्वार्टर which was otherwise a soft quarter for many companies, but we had also grown in that quarter in the first quarter of the COVID. So this 27% growth is definitely very reassuring. So demand momentum continues well, और जो फिक्स कॉस्ट रहती है बिजनेस में वो एक स्केल के ऊपर इतनी बढ़ती नहीं है। तो वी हैव मेनी लीवर्स टू वर्क ऑन द मार्जिन्स, जैसे जो लैटरल और फ्रेशर हायर का मिक्स है वो है, यूटिलाइजेशन है। तो हमारी ग्रोथ जो कंसिस्टेंटली होती रही है, इसकी वजह से यूटिलाइजेशन हैज बीन लिटिल ऑन द softer side. Many companies have done much better than 80% where we are currently. So we will have multiple levers to work on in this way to address the cost push. इसकी अपनी बात। सुनील जी, FY21 के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम बन के निकली थी। मान के चलें FY22 में ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? देखिए, हमारा जो TCV ACV विन है वो हम उसकी जानकारी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो आप उसको देख के चलेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। जो YOY ग्रोथ जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल क्वार्टर्स इट इज ग्रोइंग। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, एवरी कंपनी इज डेफिनेटली ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट, सो दैट ओनली एज द ईयर विल अनफोल्ड इट विल टेल, बट वी विल डेफिनेटली बी एटलीस्ट इन द टॉप क्वार्टाइल। सो उसकी हम डेफिनेटली उम्मीद करके कोशिश जारी है।
ओके, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। साथ साथ विनय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और निफ्टी और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ पे नज़र रखनी हुई किस तरह से मार्केट मूव करता है। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यही समेटते हैं, लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार हंगामा मचा हुआ है। क्या है हंगामा, आशीष वर्मा आपको बताएंगे छोटे ब्रेक के बाद।